Okay. So our next topic is of studies. It's an essay written by Francis Bacon. So before going to discuss essay, let's have some brief idea about Francis Bacon. Okay. So biography. He was a great statesman, lawyer, author, then Viscount, jurist and orator. अरे लिखो पहले. Jurist, philosopher. He is also called as some scientist. Okay. Lawyer, author, statesman, philosopher, jurist, scientist. He is also known as father of English essay. Okay, he is also known as father of English essay. He is also known as father of scientific methods. Okay, he is also known as father of scientific methods. Means in England he advocated more on scientific thinking. Science क्या है? Cause and effect. यानी कोई चीज़ है तो उसका कोई कारण है और कोई कारण बना तो उसका कोई रिजल्ट आएगा. ठीक है. यानी देयर इज रिलेशन बिटवीन साइंस लॉजिक. तो साइंटिफिक सोच का मतलब यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स का मतलब है कि हम एक लॉजिकल मेथड अप्लाई करें. ठीक है. ही वाज अ कैल्विनिस्ट. Then he was Attorney General also. He was born in 1561 to 1626. Okay, डेट लिखना है तो 22 जन 1561. 22 जन 1561 से लेकर के 9 अप्रैल 1626. ओके. इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेट नहीं रहता, ईयर ज़्यादा रहता है. सो 1561 इज इम्पॉर्टेंट ईयर एंड 1626. ओके. सो कंटेम्प्रेरी टू शेक्सपियर. शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 1564 and died in 1616. तो if you see here, ठीक है, शेक्सपियर से 3 साल पहले पैदा हुए और 10 साल बाद तक जीवित रहे. ठीक है. शेक्सपियर 52 ईयर्स जीवित रहे, ये 65 ईयर्स. सो ही वाज कंटेम्प्रेरी टू शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के समकालीन थे. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. स्टेट्समैन का मतलब है एक बड़ा पद है, जो सरकारी विभाग में पद मिलता है, उसमें राजा का शासन चलता था. ठीक है. So if you see this period 1558 to 1603, this period belong to Elizabeth. नाम सुना इनका? क्वीन एलिजाबेथ. हालांकि इनको रानी लिखा गया है, किंग एंड क्वीन तो अपोजिट होता है, बट शादी वादी इनकी नहीं हुई थी. ठीक है. सो अब इनके लिए क्वीन वर्ड यूज किया जाता है. क्वीन एलिजाबेथ 1603 तक थी. तो इसी पीरियड में ये पले बढ़े, बड़ा हुए और जो कुछ बने इनमें बने. ठीक है. सो ही वाज स्टेट्समैन, देन लॉयर. लॉयर में ही वेंट टू स्टडी लॉ एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. ठीक है. कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है. मतलब वो 2 शहर अलग अलग हैं, काफ़ी गैप है दोनों में, बट उनके कॉलेजेस हैं. ट्रिनिटी कॉलेज, TRINIT.
ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज, ये कॉलेज फेमस है। इसमें लॉ पढ़ने गए थे बट उनको पसंद नहीं आया तो लॉ छोड़ के चले आए। उन्होंने डिग्री नहीं ली पूरी लॉ की, बट ही वॉज नोइंग लॉ, ऑथर है। ही हैज रिटन सो मेनी बुक्स, नॉट ओनली ही हैज रिटन एसे, apart from essay he has also written some political books, administrative books, then law books, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लिखे हैं सारे। here then Viscount, basically Viscount is a title, देखिए जो इंग्लिश सिस्टम था, मतलब जो राजा का सिस्टम था, उसमें 5 टाइटल्स दिए जाते थे। उनके पूरे स्ट्रक्चर को समझिए। तो जो नोबल्स थे उनको पीरीज कहते थे, ठीक है, पीरीज, इसको पीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। पीरीज, पीरीज का मतलब है जो बड़े बड़े लोग थे, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, उनके क्या टाइटल्स थे, वो टाइटल सरकार, मतलब सरकार तो नहीं थी, राजा थे, राजा देते थे। तो जो सबसे बड़ा टाइटल था वो था किंग क्वीन, ठीक है, या इसी के जगह ड्यूक वर्ड यूज होता था, डचेस, ठीक है, डचेस। किंग क्वीन कहीं पे मिलेगा सिस्टम, किसी किसी कंट्री में ड्यूक एंड डचेस मिलेगा, बट ये इक्विवेलेंट है, मतलब हाईएस्ट पोस्ट है उसका, या प्रिंस प्रिंसेस मिलेगा। ये सारे एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला नंबर का पद हो गया। दूसरा होता था मार्कीज, ठीक है। कुछ स्पेलिंग देख लीजिएगा। मार्कीज और उसकी जो फीमेल पार्टनर है तो उसको मार्कियंस कहते थे, ठीक है। ये होते थे, ये एक पद होता था जिनका काम देखो अलग अलग है। राजा पूरा हो गया, सिस्टम समझिए ध्यान से, राजा पूरे राज्य का मालिक हो गया। अब इसमें जो बाउंड्रीज की रक्षा करता था या बाउंड्रीज का ख्याल करता था, ठीक है, यानी ही वाज प्रोटेक्टिंग द फ्रंटियर लैंड्स, उसको कहते थे मार्कीज, ठीक है। यानी एक बड़ा पद था जो एक तरह से कहा जाए कि आर्मी जनरल के बराबर था, जिसका काम था लैंड को प्रोटेक्ट करना, अपने कंट्री के आउटर लैंड को, मतलब है जो पेरीमीटर है कंट्री का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम था। ये एक टाइटल था, किसी न किसी बंदे को बनाया जाता था, ये दिया जाता था। देन तीसरा होता था अर्ल, या इसे वो काउंट कहते थे, और फिर काउंटेस, ठीक है। इनका काम होता था लॉ मेकिंग। ये राजा को सपोर्ट करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स में, विद इन द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, जिसमें लॉ पॉलिसी मेकिंग का काम होता था इनका। तो ये एक पद होता था जिसको हम कहते थे अर्ल कहते थे। आपको ये टर्म बहुत मिलेगा, ठीक है। अर्ल उसको काउंट कहते थे, उसकी फीमेल जो है उसको काउंटेस कहते थे। तो इसको भी उतनी इज्जत मिलता था जो फीमेल होती थी, उसकी वाइफ होती थी, ठीक है। वो चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ी हो, उससे मतलब नहीं है, बट अगर जो काउंट की बीवी है तो वो उसको उतनी इज्जत मिलेगी, ठीक है। जस्ट लाइक बहुत सारे सर्विसेज में होता है, ठीक है। देन फोर्थ वन इज विस्काउंट, ठीक है। ये विस्काउंटेस, ठीक है। ये विस्काउंट हो गया फोर्थ टाइटल, जिनका काम होता था, ये एक तरह से लैंड रेवेन्यू कलेक्टर थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टाइप व्यवहार करते थे। इनका काम था पूरे राज्य का लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स, ठीक है, उसको कलेक्शन करना। रेवेन्यू मतलब है जो राजस्व बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यानी जो पैसे का हिसाब किताब, टैक्स का हिसाब किताब, वो सारा देखना, मॉनिटर करना और उसको कलेक्ट करना, ये काम होता था विस्काउंट का। ये एक पद है विस्काउंट, यानी एक पर्सन को बना दिया विस्काउंट। अब उसकी जिम्मेदारी पूरे राज्य में ऐसी नीति बनाए, ऐसा सिस्टम बनाए कि सबसे टैक्स कलेक्शन कर सके, ठीक है। देन फिफ्थ होता था बैरन, ठीक है, ये उसकी फीमेल मतलब वाइफ है, बैरनेस। ये एक पद होता था। दिस टाइटल वाज गिवन टू समवन हु लुक्स आफ्टर द लोकल लैंड, यानी एक प्रोटेक्शन सिस्टम करता था लोकल लैंड की। जैसे कानपुर एक लोकल लैंड हो गया,
इसके प्रोटेक्शन के लिए जो मिलिट्री सपोर्ट दिया जाता था, ठीक है, ये बैरन के द्वारा दिया जाता था। एक तरह से कहा जाए उसकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो सपोर्ट दिया जाता था बैरन के लिए, बैरन के द्वारा दिया जाता था, या कोई हायर अथॉरिटी कोई सपोर्ट मांगा, ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट, तो वो बैरन देता था। ये 5 टाइटल होते थे उस समय इंग्लिश सिस्टम में, जिसमें से एक आपका विस्काउंट है। सो ही वाज आल्सो विस्काउंट, फर्स्ट विस्काउंट ऑफ अल्बान। अल्बान एक जगह का नाम है, तो वहाँ के फर्स्ट विस्काउंट थे ये। ही वाज फर्स्ट विस्काउंट ऑफ अल्बान। ठीक है, अल्बान जगह का नाम है, वहाँ के फर्स्ट विस्काउंट थे। ठीक है, जैसे यहाँ कानपुर है तो इसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है, न्याय के लिए जज होते हैं, उसी तरीके से इसमें सिस्टम था सब। ये 5 अलग अलग है सिस्टम। आई होप क्लियर है टाइटल्स। अब और कहीं आए तो समझ लीजिए उसका क्या मीनिंग है। विस्काउंट है तो क्या मीनिंग है, देन बैरन है तो क्या मतलब है। बैरन है सेना से रिलेटेड है। इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे आज की तारीख में इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस के द्वारा दी जाती है। लोकल प्रोटेक्शन सरकार को किससे मिलती है, पुलिस किससे मिलती है, ठीक है। हाँ, उनसे नहीं संभलता है तो फिर अलग उसमें केंद्र से या कहीं से बुलाते हैं। सेम वही है, विस्काउंट काम है, इसका काम था जजेस, ज्यूरी का, मतलब ये जज की तरह काम करता था जो विस्काउंट होता था। लोकल लेवल पे जो जजेस का काम होते थे उसको देखता था ये ज्यूरी का काम। सो आप देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा भी था ज्यूरिस्ट, ठीक है। सो विस्काउंट इसको बनाया गया, उसका मतलब है कि ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लॉ एंड मस्ट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ जजेस, ठीक है। जजेस की ड्यूटी वो निभा सके तो ऐसे लोगों को ज्यूरी बनाया जाएगा, जज बनाया जाएगा। सो ही बिकेम विस्काउंट, फर्स्ट विस्काउंट ऑफ अल्बान। अल्बान जगह का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ही बिकेम विस्काउंट। फिलोसोफर, ही बिहेव्ड लाइक अ फिलोसोफर एंड ही वर्कड, ही थॉट एवरीथिंग इन अ फिलोसॉफिकल वे। देखो फिलोसॉफी है क्या, कोई चीज किसी ने कहा, एक तो होता है उसको वैसे मान लो, ठीक है, एक होता है उसमें तर्क वितर्क करना, समझना, तब मानना। तो जब आप तर्क वितर्क करके समझ के मान रहे हैं तब आप फिलोसोफर टाइप थिंकिंग रखते हैं, और नहीं तो केवल जो कोई बोला उसको तुरंत मान लिए बिना दिमाग लगाए, तो आप एक तरह से फॉलोअर हो गए, ठीक है, इंडिया के शब्दों में भक्त हो गए, ठीक है। तो बिना दिमाग लगाए आप। साइंटिस्ट, he was not basically experimental scientist, he was empiricist। empiricist का मतलब है एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म का मतलब अनुभववाद हिंदी में कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज है उसका अनुभव क्या हुआ एग्जैक्टली, आप उसको जैसा महसूस किए अपने अनुभवों के द्वारा उसी को मानना, न कि वैसे जैसे लोगों ने पहले बता दिया या लिख दिया या कह दिए, ठीक है। तो ये एम्पिरिसिस्ट थे। इनकी जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी थी इट वाज बेस्ड ऑन इंडक्टिव मेथड, एम्पिरिसिज्म एंड इंडक्शन। इंडक्टिव डिडक्टिव 2 मेथड होते हैं, ठीक है, एक आगमन एक निगमन हिंदी में कहते हैं। इंडक्टिव का मतलब है कोई चीज, जैसे आपके पास चाक और डस्टर मिल गया, बोर्ड मिल गया, अब आपको दिमाग लगाना कि इसका हम कैसे उपयोग करें, ठीक है, ये इंडक्टिव मेथड हो गया आपको। इसमें यानी और ज्यादा घुसना और उससे कुछ निष्कर्ष निकालना। और डिडक्टिव मेथड होता है इतना सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इस पे लिखा दिखा, तब आप दिमाग लगा रहे हैं कि अच्छा ये लिखा गया होगा चाक से और ये मिटाया जाएगा डस्टर से, ये डिडक्टिव मेथड हो गया। तो इनका जो मेथड था एम्पिरिसिज्म का, इट वाज बेस्ड ऑन इंडक्टिव, मतलब हम उसमें और ज्यादा सोचें और इसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचे। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। he focused more on scientific development, not on the earlier beliefs or earlier things, traditional things, okay। और क्या बचा इसमें, हो गया सब। He is called as father of English essay because he is the first person to write essays। उनकी essay की कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा essays लिखा उन्होंने, और he has written more than 50 essays, 50 essays जिसमें ऑफ लगा है। स्टार्टिंग इसकी ऑफ से होती है, जैसे ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, ऑफ लव, ऑफ ट्रैवल, ऑफ फ्रेंडशिप, ऐसे करके बहुत सारे ऑफ 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 करके है एसेस, ठीक है। सो ये रिटन मोर देन 200 एसेस, जब 50 से ज़्यादा तो केवल ऑफ वाले हैं एसेस।
So he is the first person to write essay. That's why he is called as father of English essay. I hope clear यहाँ तक. Then father of scientific methods because he focused more on scientific thinking. ठीक है. Though he was a statesman, but he focused more on scientific methods. Okay. Then he was a Calvinist. Calvinist एक फिलोसॉफी है. इधर मिटा दें ये वाला. नोट किए? ये सारे पद हैं जो संभ्रांत लोग होते थे, ठीक है, उनके लिए. जैसे आज की तारीख में शासन चलाने के लिए क्या है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा हो गए, यानी राजा रानी के बराबर हो गए. उसके नीचे प्रधानमंत्री, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक. उसी तरीके से इसमें भी था. ओके. कैल्विनिज्म John Calvin. He basically the follower of John Calvin are known as Calvinist. It's a philosophy believing in the supremacy of God, supremacy of God and authority of Bible. देखो हम लोग यहाँ पे बाइबल की बहुत बातें करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलता रहेगा हर रोज. इसको सुप्रीमेसी ऑफ गॉड या सोवरेनिटी ऑफ गॉड, सोवरेनिटी ऑफ गॉड, ठीक है, यानी सोवरेनिटी मतलब सुप्रीमेसी. इनका कैल्विनिस्ट जॉन कॉल्विन थे, ठीक है. ही फोकस्ड ऑन टू थिंग्स. देखिए जो रिफॉर्मेशन पीरियड चला था, रेनेसा, रेनेसा का नाम सुने हैं? पुनर्जागरण हिंदी में कहते हैं, रेनेसा. सो रेनेसा स्टार्टेड इन इंग्लैंड और यूरोप ड्यूरिंग 1350 ऑनवर्ड, ठीक है. 1350 के बाद से स्टार्ट हुआ, बट मोर इसका जो इम्पैक्ट आया वो 16th सेंचुरी में आया, 16th सेंचुरी. सो उसमें जो सबसे ज्यादा सुधार आया, मैंने शायद किसी और वीडियो में डिस्कस किए थे या पहले बताए थे, ये दो चीजों पर मोर फोकस किया. पहला है रिलीजियस रिफॉर्मेशन, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो यूरोप में क्रांति आई थी, ठीक है, औद्योगिक क्रांति और रिलीजियस रिफॉर्मेशन, सुधार. तो धार्मिक सुधार उसमें सबसे पहला था. तो धार्मिक सुधार कैसे हुआ? पहली चीज कि बहुत सारी जो कुरीतियां थी चर्चेस की, उसको रिजेक्ट किया उन्होंने, उसका खंडन किया, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया. जो ओल्ड टेस्टामेंट थे, उनकी जो बुक है बाइबल, ठीक है, अर्लियर इट वाज रिटन इन हेब्रू. हेब्रू एक सब लैंग्वेज है, हेब्रू, HEBREW, हेब्रू. ये इसमें लिखा गया था ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है. इसके बाद इंग्लैंड में न्यू टेस्टामेंट लिखा गया. न्यू टेस्टामेंट में क्या था कि उसमें की बहुत सारी बातें जो हमारे काम लायक थी उसको रखा गया. उसके बाद जितनी फालतू थी उनको नहीं लगा, ये लॉजिकल नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. तो न्यू टेस्टामेंट लिखा. तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया था 1500 ऑनवर्ड, ठीक है. इसके बाद स्टार्ट हो गया था, कभी डिटेल में आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पे तो हेनरी 8th का नाम आएगा, हेनरी 8th, ठीक है. बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे. सो ही बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड अथॉरिटी ऑफ बाइबल. मतलब जो बाइबल में लिखा गया उसको सच मानना, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट को मानना, ठीक है. क्या वहाँ के चर्चेज के जो तमाम बिशप्स हैं, फादर हैं, या जो भी उसके कर्मचारी हैं, वो क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है. वो कैसे इंटरप्रेट करें उसमें नहीं, यानी दे बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, ठीक है, नॉट इन द अथॉरिटी ऑफ द चर्चेज. चर्चेज के जो लोग हैं उनकी अथॉरिटी में नहीं कि वो जो कह रहे हैं वही सच है, ठीक है. सो ही बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड अथॉरिटी ऑफ बाइबल, ठीक है. यानी जो बाइबल है, बाइबल की अथॉरिटी, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट की बात किया गया यहाँ पे, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट. सो फॉलोअर ऑफ जॉन कॉल्विन आर नोन एज कॉल्विनिस्ट. सो ही वाज ए कॉल्विनिस्ट, ओके. देन ही आल्सो बिकेम अटॉर्नी जनरल, ठीक है. लॉ का एक पोस्ट होता है, सबसे बड़ा पोस्ट अटॉर्नी जनरल होता है, तो वो ही बिकेम, okay. Unfortunately he was sentenced to jail for bribery, ठीक है.
घुस लेने के चक्कर में इनको जेल में डाल दिया गया 1621 में, ठीक है, 1621 में। एलिजाबेथ, शी was queen from 1558 to 1603, ठीक है। अब देखो यहाँ 1621 में बहुत सारे पद इनको 1603 के बाद मिले थे, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू क्वीन एलिजाबेथ ऑल्सो। वन अनदर कंट्रोवर्सी इज देयर दैट Bacon has also helped Shakespeare in writing so many plays, ठीक है। शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, क्लियर नहीं है कि जैसे उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं तो क्या ओरिजिनली उन्होंने लिखे हैं या बहुत लोगों ने हेल्प किया। तो जितने इनके कंटेम्प्रोरीज हैं शेक्सपियर के, लाइक बैकन या बेन जॉनसन, इन लोग का भी नाम आता है कि इन लोगों ने भी हेल्प किया है, क्योंकि दे वर वेरी क्लोज टू क्वीन, ठीक है। शेक्सपियर बहुत क्लोज थे क्वीन के। सो आफ्टर डेथ ऑफ एलिजाबेथ, जेम्स वन, देखो यहाँ ध्यान देना, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, ध्यान रखना है यहाँ पे, जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड बिकेम किंग, ठीक है, इन इंग्लैंड। देखो जेम्स वन जो बंदा है वही बंदा जेम्स सिक्स है, लेकिन जेम्स सिक्स स्कॉटलैंड में कहा जा रहा है और जेम्स वन इंग्लैंड में, बंदा एक ही है दोनों, ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअल में क्वीन एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी तो इनके पास कोई हेयर्स नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने भाई के लड़के को बना दिया यहाँ पे राजा, जो कि स्कॉटलैंड में बना हुआ था, जेम्स सिक्स, ठीक है। जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड इज द सेम पर्सन ऑफ जेम्स वन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों का राजा एक ही व्यक्ति है, लेकिन नाम अलग अलग हो जाएगा। जब इंग्लैंड में कहा जाएगा उसको जेम्स वन कहा जाएगा और स्कॉटलैंड में कहा जाएगा जेम्स सिक्स, ठीक है, दोनों एक ही है। वैसे अगर आप देखेंगे जेम्स वन की हिस्ट्री, 13 महीने में इसको राजा बना दिया गया था। He was just 13 months old, 13 महीने का बच्चा था, ठीक है, इसको राजा बना दिया गया वहां पे स्कॉटलैंड में। पहले क्या था सिस्टम कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, इसको कहते थे द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, सुना है? द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, यानी ये राजा का दैवी अधिकार का सिद्धांत, कि मतलब उनको दैवी वरदान प्राप्त है कि जो राजा है उसी का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे योग्यता हो चाहे ना हो, चाहे वो कितने महीने का भी हो, ठीक है। तो 13 महीने का ये होता है जेम्स वन, इसको राजा बना दिया जाता है स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो ये सिस्टम था, ठीक है। वो राजा, ये अलग बात है राज कोई और चलाएगा लेकिन नाम उसी का रहेगा, ठीक है, ओके। So he was also a lord keeper. His father was Nicholas. थोड़ा सा पिताजी के बारे में जान लीजिए। He was lord keeper also. His father Nicholas he was a lord keeper ऑफ ग्रेट सील। देखो ये सब नए नए आपके लिए, ठीक है। लॉर्ड कीपर, लॉर्ड एक पद दिया जाता था, कीपर मतलब रखवाला, ग्रेट सील का मतलब है कि
ऐसे लेटर जिनको रानी साइन करती थी उसको सील किया जाता था, ठीक है, जो ठप्पा लगाते हैं ना मुहर, तो जो मुहर रखने का काम था वो इनका काम था, इनके पिताजी का काम था। एक तरह से कहा जाए कि पोस्टल डिपार्टमेंट के हेड थे वो, केयर करने वाले इसके। तो ये इसको कहा जाता था ग्रेट सील, जो मतलब उनके लिए जो मुहर यूज की जाती थी क्वीन के लिए, एलिजाबेथ के लिए, उसको कहा गया ग्रेट सील। सो ही वाज लॉर्ड कीपर ऑफ ग्रेट सील। इनके पिताजी का नाम था निकोलस, मदर का नाम तो एन कुक था। ओके, एन कुक। सो ही वाज वेरी क्लोज टू द क्वीन। उनके पिताजी पहले से ही थे उसमें। फिर ये जब पले बढ़े तो रोज उसी राजशाही घर में आना जाना सब कुछ था। तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी की, सब कुछ है। देन ही आल्सो बिकम लॉर्ड कीपर, मतलब ये जिस पोस्ट पर उनके पिताजी थे ये भी उसको प्राप्त किए, ठीक है। इसके अलावा ही वर्कड एज जॉइंट सेक्रेटरी टू, एज ए जूनियर सेक्रेटरी टू फ्रांस, एज एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर के रूप में इन्होंने काम किया फ्रांस में। देन लॉयर, स्टेट्समैन, बहुत सारी चीजें थे ही, लिखे ही हैं सब। सो कुछ छूटा हो तो देख लेते हैं। या वन मोर थिंग हियर टू नोट हियर, सर एडवर्ड कोक, ये मैंने यहाँ पर बताया कि ही वाज सेंटेंस टू जेल फॉर ब्राइबरी, घूस लेने के चक्कर में, जो कि उसमें घूस लेना बहुत आम बात थी, ठीक है, मतलब वो था प्रैक्टिस में वहां पर भी। सोच के देखो 1621 में इतने बड़े व्यक्ति को जेल में भेज दिए सब वहां पे। सो ये वहां पे प्रैक्टिस में था। एडवर्ड कुक ने कंप्लेन कर दिया इसी ने, और इसकी इंक्वायरी हुई और इसमें पकड़े गए और लास्टली इनको जेल हो गया। एंड इन 1626 ब्रोंकाइटिस की वजह से डेथ हो गई। ब्रोंकाइटिस मतलब है ये सांस की बीमारी, ठीक है, क्या दमा बोलते हैं ना, अस्थमा, हाँ वही दमा, अस्थमा जिसको कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। तो सांस की बीमारी जिसमें दम फूलने लगता है, तो उस बीमारी से इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 65। ओके, इनके कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो हेयर, मतलब इनके जो सक्सेसर्स खानदान में इनके कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इन्होंने शादी की थी एट द एज ऑफ 45, 45 साल की उम्र में शादी किया। एंड द कपल हैड नो चाइल्ड, ठीक है, यानी जो कपल थे उनसे कोई बच्चे नहीं हुए, तो इनकी खानदान वहीं पे समाप्त हो गई, ठीक है। So this is all about his biography. So that's all from my side.